नमस्कार दोस्तों। मोदी और शाह के राज में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे महकमे कैसे काम करते हैं कहने की अब जरूरत नहीं है। विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए और सलाखों के पीछे भेजने के लिए मोदी सरकार की ये एजेंसियां न सिर्फ जाल बिछाती हैं बल्कि कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। बीते कुछ सालों के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के दर्जनों सबूत मिले हैं, लेकिन सबने मिलकर तय कर लिया है कि जिसे जो कहना हो कहे, हम तो अपने आकाओं के हिसाब से ही काम करेंगे। आका कौन है? नाम तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। कल ही मुंबई की एक अदालत ने ईडी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। करीब 100 दिनों से जेल में बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत को जमानत देते हुए मुंबई की एक अदालत ने जो कहा है वो आपको गौर से सुनना चाहिए। सुनना इसलिए भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस भक्ति काल में, इस अमृत काल में देश के सत्ताधीश कैसे अपने तोते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तोते का मतलब तो आप समझते होंगे। यूपीए काल में सीबीआई को तोता कहा गया था, आज कई तोते हैं। कैसे सरकारी एजेंसियां सिर्फ उन लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं जो सरकार के गले की हड्डी बन जाते हैं या जो सरकार के लिए मुसीबत बन जाते हैं या जो लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो या प्रोफेसर हो। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को जमानत देते हुए और ईडी को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध है। उन्हें बिना वजह गिरफ्तार किया गया है, उनके अधिकारों का गला घोंटा गया है। संजय राउत को जेल भेजने के लिए ईडी ने गिरफ्तारी की असाधारण शक्तियों का लापरवाही से इस्तेमाल किया है। यह सब मैं नहीं कह रहा हूं, यह मुंबई की अदालत ने ईडी के मुंह पर तमाचा मारते हुए और संजय राउत को जमानत देते हुए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल केस को मनी लॉन्ड्रिंग बनाकर देर रात को संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। संजय राउत को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी संजय राउत की उपस्थिति सम्मन भेजकर अपने दफ्तर में सुनिश्चित कर सकती थी। इस तरह से आधी रात को गिरफ्तार करके लाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने 1 अगस्त की रात 12:35 पर संजय राउत की गिरफ्तारी दिखाई। उन्हें गिरफ्तार करने की कानूनी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, लेकिन ईडी ने इसे भी नजरअंदाज किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की हिरासत के दौरान संजय राउत को ऐसे कमरे में रखा गया जिसमें सिर्फ 4 दीवारें थी। उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई है, दिल में 6 स्टेंट लगे हैं, फिर भी ऐसे बंद कमरे में उन्हें रखा गया जहां कोई वेंटिलेशन नहीं था। सुनते जाइए कोर्ट ने क्या क्या कहा है मोदी की एजेंसी के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन सारे तथ्यों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यही लगता है कि यह कुछ नहीं, विच हंट है। कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए और भी बहुत कुछ कहा है, और मैं भी बार बार कोर्ट ने यह भी कहा आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि देश में हो क्या रहा है। ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स कैसे सरकार की कठपुतली बनकर विपक्षी दलों के खिलाफ काम करती है। इस बारे में मैं कुछ कहूं या विपक्ष के नेता कुछ कहें तो आपको लगेगा ये लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन यह सब कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट ने ऐसा कोई पहली बार नहीं कहा है। बीते सालों में कई बार ऐसा कहा है, कई बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट ने संगीन धाराओं में फंसाकर महीनों तक सलाखों के पीछे भेज दिए गए लोगों को जमानत देते वक्त ऐसी ही बातें कही है। यह अलग बात है कि सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मोदी भक्त जनता की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी को भी पता है कि जब तक उनके भक्तों की अंधभक्ति कायम है, जब तक जनता को सिर्फ मंदिर, 370, कश्मीर और बाकी चीजें दिख रही है,
तब तक गाहे बगाहे अदालतें ऐसा कुछ कहती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जब प्लांटेड खबरें चलानी हो या उन्हें बदनाम करने की मुहिम चलानी हो तो टीवी मीडिया का बड़ा तबका मोदी जी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जुट जाता है। लेकिन जब कोर्ट से ऐसी फटकार लगती है तो उसी मीडिया में सन्नाटा छा जाता है। जब संजय राउत को जेल भेज रहा था ईडी, जब ईडी उनके खिलाफ जाल बिछाकर सलाखों के पीछे भेजने में जुटी थी, तब 50 घंटे के लाइव कवरेज में बताया गया था कि कितना बड़ा घोटालेबाज पकड़ा गया है। अब जब कोर्ट ने कहा कि सिविल केस को मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाकर गलत तरीके से ईडी ने संजय राउत को फंसाया, तो उनमें से कितने चैनल ये आपको बता रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं या ऐसे खबर दिखा रहे हैं? क्या आपने किसी चैनल पर देखा कि मोदी सरकार से पूछा जा रहा हो कि कोर्ट के इस तल्ख फैसले के बाद आपका मुंह जो काला हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखा होगा। सबने जमानत पर छूटने की खबर दिखाकर खानापूर्ति कर ली। संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा तो उन्हें तभी हो गया था जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का खेल चल रहा था और संजय राउत लगातार तीखे तेवर दिखाते हुए मोदी सरकार पर हमले कर रहे थे। तब लगातार राउत यह भी आरोप लगा रहे थे कि शिंदे गुट को मजबूत करने के लिए कुछ विधायकों को भी ईडी का डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे बागी विधायक थे जिनके खिलाफ ईडी में मामले थे, ईडी के छापे पड़ चुके थे। वो सारे बागी विधायक गुवाहाटी में थे। अब जब संजय राउत को जमानत दे दी गई है और कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मोदी सरकार से पूछा तो जाना चाहिए कि ईडी के उन अधिकारियों ने किसके कहने पर एक राज्यसभा सदस्य को ऐसे आधी रात को दबोच लिया, एक सांसद को ऐसे फंसाकर 100 दिन से ज्यादा बंद रखा गया, जिसके बारे में अब कोर्ट ने कह दिया है कि वो गिरफ्तारी इल्लीगल थी। यह कोर्ट ने कहा है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार की एजेंसियों के लिए मोदी सरकार की एजेंसियों को इस बात की खुली छूट है कि गैर बीजेपी दल के किसी सांसद को जब चाहे दबोच लें। बिहार, बंगाल, झारखंड से लेकर दिल्ली तक में आप मोदी सरकार के तोतों का खेल देख ही रहे होंगे। तोतों मतलब पिंजरे में बंद तोते। लेकिन चैनलों में कहीं से विरोध की कोई आवाज नहीं आती, कोई चैनल इस पर सवाल नहीं पूछता। क्या वजह है कि ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही दबोचता है? क्या बीजेपी के 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर करीब 400 सांसदों, देश भर में फैले 1300 विधायकों और हजारों नेताओं में कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं? ये सब देवदूत हैं, दूध और गंगा जल से नहाए हुए पवित्र लोग हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज। क्या है ये ईडी वाले, ये सीबीआई वाले, ये इनकम टैक्स वाले? क्या इन सब लोगों को बीजेपी नेताओं का घर दफ्तर का पता नहीं मालूम है, या इन्हें कह दिया गया है कि ये सब अपने लोग हैं, इधर झांकना भी मत? कोई तो ये पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा तो कम से कम कोर्ट के ऐसे फैसलों के बाद तो पूछेगा। अभी आजम खान के मामले में क्या हुआ है? चुनावी भाषण में मर्यादा लांघने के आरोप में उन पर मुकदमा था। हेट स्पीच के मामले में उन्हें दोषी मानकर 27 अक्टूबर को लोअर कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी। सजा होने के 24 घंटे के भीतर, गौर से सुनिएगा, सजा होने के 24 घंटे के भीतर स्पीकर की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द कर दी। 24 घंटे के भीतर। चुनाव आयोग भी जैसे रामपुर में दोबारा चुनाव कराने के लिए तैयारी बैठा था। 5 नवंबर को चुनाव की घोषणा भी हो गई। ऐसा लगा जैसे सभी लोग एक ही हॉटलाइन से जुड़े थे। दनादन सारे फैसले होते गए ताकि जितनी जल्दी हो आजम खान की सीट पर चुनाव हो जाए। जबकि इसी तरह का एक दूसरा मामला भी था, बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का। खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को भी एक मामले में 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा हुई, यानी आजम खान को सजा सुनाए जाने से 16 दिन पहले। तो कायदे से तो उनकी उसी रफ्तार से सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी और आजम खान से 16 दिन पहले रद्द हो जानी चाहिए थी। चुनाव का ऐलान भी 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन उनके मामले में सब चुपचाप बैठे रहे। सत्ताधारी दल बीजेपी के जो विधायक थे। आजम खान जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पहला सवाल यही पूछा
कि आजम खान को अयोग्य ठहराने की इतनी जल्दी क्या थी? आपको कम से कम उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि विक्रम सैनी के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब तक क्यों नहीं हुई? जैसे ही कोर्ट ने 3 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को सैनी पर सवाल उठाया, बीजेपी विधायक के बारे में पूछा, उसी दिन तुरंत विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई। और अगले दिन, सब मुस्तैद रहते हैं, अगले दिन ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठते ही 24 घंटे के भीतर फटाफट सब कुछ हो गया। मतलब अगर कोर्ट ने यह ना पूछा होता तो कुछ दिन ये सब चैन से बैठे होते। अब आजम खान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर जिला अदालत को निर्देश दिया है कि दोष सिद्ध होने वाली जो आजम खान की याचिका है, उसके खिलाफ रोक लगाने के लिए जो याचिका है, गुरुवार को उस पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी फैसला आने तक यानी 10 नवंबर तक, आज गुरुवार है, आज वहां सुनवाई होगी, फैसला होगा, तब तक अधिसूचना जारी न करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट में जो होना होगा वो होगा। सवाल तो यह है कि मोदी राज में पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सारी एजेंसियां बिसात बिछाकर एक सुर में काम करती हैं, और कैसे मीडिया के लोग, मीडिया मतलब तमाम चैनल्स, अखबारों में तो फिर भी खबरें छप जाती है गाए बगाए, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू है, टेलीग्राफ तो कोलकाता का अखबार है, वो लगातार ऐसी खबरें छापता है, एक्सपोज करता है। लेकिन चैनल मोदी सरकार के साथ कदम ताल करते हुए, चापलूसी करते हुए, पादुका पूजन करते हुए, ऐसे मामलों में सरकार या सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो खबरें प्लांट की जाती है, उन खबरों को ही अंतिम सत्य मानकर मुहिम चलाते हुए लगातार दिखाते हैं। लेकिन जब कोर्ट ऐसी बात कहता है, कोर्ट अपने फैसले में ऐसे ऑब्जर्वेशन लिखता है या बोलता है, तो वो चैनल उस पहलू को गायब कर देते हैं। अब देखना है आजम खान के मुद्दे पर क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक मामला नहीं है, ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल गायब है। नोटबंदी के मामले पर कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो नोटबंदी आज से 6 साल पहले लागू हो गई, उसकी फाइल देने में मोदी सरकार की तरफ से कैसे सुप्रीम कोर्ट में आनाकानी की जा रही है, तारीख पर तारीख मांगी जा रही है। अब देखना है, अगली तारीख उसकी भी सुनवाई होनी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करेंगे। जरा ठंडे दिमाग से आप सोचिएगा कि आप चाहे कितने भी बड़े मोदी भक्त हो, लेकिन जो हो रहा है, क्या यह सही हो रहा है? यह कायदे कानून संविधान के दायरे में हो रहा है? कभी इस तरह से भी सोचिएगा, तो शायद आपको लगे गलत तो हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।